दोस्तों नमस्कार। ये अमृतकाल है, राजनीति का अमृतकाल, भारत की आजादी और राजनीतिक सत्ता प्राप्त करने का अमृतकाल। तो राजनीतिक सत्ता की दिशा में बनते हुए धर्म के कॉरिडोर, उसमें इकोनॉमी की कोई जगह नहीं है। अगर आपके जहन में एक भी सवाल इस बात को लेकर है कि किसानों का आंदोलन इस देश ने देख लिया और आने वाले वक्त में हो सकता है बेरोजगारों का भी कोई आंदोलन खड़ा हो जाए, तो फिर आप भूल कर रहे हैं। भारत की राजनीतिक सत्ता भावनाओं के आश्रय चलती है और राजनीतिक गद्दी को पाने के लिए वह मुद्दे काम करते हैं जिनके कोई सरोकार उस इकोनॉमी से बिल्कुल नहीं है जो इकोनॉमी भारत में डावाडोल हो चली है। एक ऐसी अर्थव्यवस्था डूबती हुई हर किसी को दिखाई दे रही है जिसमें कोई दूसरा खड़ा होकर कोई नेता यह कह दे हम इस अर्थव्यवस्था को संभाल सकते हैं, तो फिर इस अर्थव्यवस्था को कोई जगह भारतीय राजनीति में ना दी जाएगी ना उसे मिलेगी। यानी इस डूबती अर्थव्यवस्था में हम सरकारी उपक्रमों को कौड़ियों के मोल निजी हाथों में और कॉरपोरेट को अगर सौंप रहे हैं, अगर आपने एक शब्द भी कहा कि हम इसे संभाल सकते हैं, तो हमने अब नियम बना दिया है कि सरकार अगर बेच रही है तो कोई दूसरी राज्य सरकार इसे खरीद नहीं सकती है, ना बोली लगा सकती है, ना ही कोई समानांतर तौर पर एक वैकल्पिक अर्थव्यवस्था को खड़ा कर सकती है। हम बीच में खड़े हैं, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और हमारा जो कॉरिडोर बन रहा है वो धर्म का ऐसा कॉरिडोर है जिसमें हिंदू मुस्लिम की आवाज लगातार गूंजेगी और इसमें आने वाले वक्त में इस देश के तमाम मंदिरों को लेकर अलग अलग कॉरिडोर भी नजर आएंगे और उसके जरिए पर्यटन और उसके जरिए धर्म की चादर को ओढ़ने का प्रयास कमोवेश हर पॉलिटिकल पार्टी ठीक वैसे ही करेगी जैसे आज कर रही है। कल तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को यह जानकारी देने की जरूरत नहीं थी कि वह हिंदू धर्म से जुड़े हुए हैं, वह पूजा पाठ करते हैं, वह जनेऊ धारण किए हुए हैं। आज की स्थिति में सबको बताना होगा क्योंकि हमने आधिकारिक तौर पर तय कर लिया है कि हिंदुस्तान के भीतर में हिंदुत्व का तमगा हमारे ही छाती पर टांगा जाएगा और इसमें मुसलमानों की जगह नहीं है। ना कैंडिडेट के तौर पर खड़ा करेंगे, ना हमें वोट चाहिए। हिंदू हमारे साथ है तो हमें सत्ता मिल जाएगी। 2024 का यह पाठ अनोखा पाठ है और शायद इस पाठ को पढ़ने के लिए आपको 2022 से 2024 की दिशा में जाते हुए उस पॉलिटिकल कॉरिडोर को समझना है जिसे बनाने की दिशा में अब सरकार चल पड़ी है। सरकार के लिए अर्थव्यवस्था क्यों मायने नहीं रखती है, धर्म क्यों मायने रखता है, हिंदू मुस्लिम क्यों मायने रखता है, इस देश की अर्थव्यवस्था से जर्जर होती भारत की नई पीढ़ी की परिस्थितियां क्यों मायने नहीं रखती है, ये सारे सवाल एक साथ हर जहन में आने चाहिए। पहला सवाल तो यही है कि अगर मैं नहीं तो तुम भी नहीं। यानी मोदी सरकार अगर पीएसयूज को बेच रही है जो सार्वजनिक उपक्रम है, तो कोई राज्य सरकार अगर खरीदना चाहे तो वह नहीं खरीद सकती है, क्योंकि अगर मुझसे नहीं चल पा रहा है और कल को आपने उसे खरीद कर चलाना शुरू कर दिया तब तो मेरी ही भद होगी और राजनीतिक तौर पर यह मुद्दा बन जाएगा। तो क्यों नहीं इसको खत्म ही कर दें और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट यानी दीपम ने एक नियम बना दिया, जब केंद्र सरकार सार्वजनिक उपक्रमों को यानी सरकारी संपत्तियों को बेचेगी तो उसे राज्य सरकार खरीदने के हकदार नहीं होंगे। ट्रांसफर ऑफ पावर, ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट एक गवर्नमेंट से दूसरी गवर्नमेंट में नहीं होगा, बल्कि गवर्नमेंट से वो सीधे प्राइवेट हाथों में जाना चाहिए। पहला रास्ता बंद हो गया। यानी जो भी राज्य सरकार यह सोच रही है कि वह अर्थव्यवस्था बेहतर संभाल सकती है, तो दो तीन बातों पे गौर कर लीजिए, उसके बाद उस धर्म की चादर को भी ओढ़ने का प्रयास किया जाएगा जो कि कॉरिडोर के तौर पर 2024 तक जाने वाला है। केरल सरकार ने कहा कि जो प्रॉफिट मेकिंग एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड है जिसका हेडक्वार्टर तिरुवनंतपुरम में है, इसको हमको चलाने को दे दीजिए और केरल स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो है इसको चलाएगा। सरकार ने उस पन्ने को अपने फाइल में दबा लिया। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा कि जो राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है जिसका हेडक्वार्टर विशाखापट्टनम में है, 20,000 लोगों को यह रोजगार देता है, इसको आप बेचें, इसको हम खरीद लेते हैं। सरकार ने वो पन्ना अपने पास दबा लिया। 3 राज्यों ने और अलग अलग सार्वजनिक उपक्रमों को लेकर गुहार लगाई। सरकार ने हर पन्ना अपनी फाइल में दबा लिया और उसके बाद नियम बताया कि दरअसल ट्रांसफर ऑफ मैनेजमेंट कंट्रोल फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू अनदर गवर्नमेंट यह
पर्पस ही नहीं हो पाएगा अगर हम प्राइवेटाइजेशन की दिशा में बढ़ना चाहते हैं और इस देश में बेहतरीन इकोनॉमी को डेवलप करना चाहते हैं। तो कमाल की सोच यहां पर पहली आई जहां बैरिकेड हो गया कि इस देश में इकोनॉमी को लेकर आप कोई चर्चा नहीं करें, और अर्थव्यवस्था अगर डूब रही है तो हम इसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने देंगे। और जो लोग ये सोच रहे हैं कि किसानों के सामने मुश्किल आई, इस देश में डिग्रीधारी युवाओं के सामने मुश्किल है, इस देश के भीतर में पब्लिक सेक्टर जो बेचे जा रहे हैं उससे जो बेरोजगारी बढ़ रही है और वहां पर जो वीआरएस का पैसा दे पाने में भी लगातार देरी हो रही है, आप मत देखिए, इसको मुद्दा हम बनने ही नहीं देंगे। और एक बड़ी कतार जो बैंकों की खड़ी हुई है, वहां पर जो आंदोलन होते हैं 2-2 दिन के, जो ठप कर दिया जाता है, हम इसे भी मुद्दा नहीं बनने देंगे, क्योंकि हमारा दृष्टिकोण जो है एक बड़ी लकीर खींचने का है और यह बड़ी लकीर लोगों की भावनाओं से जुड़ती है। इस भावनाओं के अंतर्गत ही आपने काशी का कॉरिडोर देख लिया, अब आप महाकाल का कॉरिडोर जल्द ही देखेंगे। हम तो इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं कि जो प्रवासी भारतीय हैं उनका जो सभा सम्मेलन दिल्ली में होता था या किसी दूसरे महानगर में होता था, अब वह महाकाल की नगरी में हो, भारतीय धर्म से वो परिचित हो। तो जनवरी में होने वाला प्रवासी सम्मेलन जो है वह महाकाल की नगरी में किया जाएगा, यानी उज्जैन उसके लिए आपको जाना होगा। तो एक नई परिस्थिति दुनिया के सामने भारत को लेकर भी रखी जाएगी। कल्चरली भारत जो हिंदू कल्चर के साथ डेवलप हो सकता है और यही विश्व गुरु बनाने की दिशा में आपको ले जाएगा। और खुद जब आरएसएस कह रही है कि इस देश का भला कोई साधु ही कर सकता है, तो प्रधानमंत्री भी खुद को अगर साधु के तौर पर ही रखने लगे तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि इसका मतलब है समर्थन उनको अपने साथियों के साथ है। लेकिन इसके ठीक समानांतर गवर्नेंस की एक दूसरी लकीर खड़ी होती है। क्या वाकई इकोनॉमी से जब आपको कोई सरोकार पॉलिटिकल तौर पर नहीं रखने की दृष्टि से जब आप नियम कायदे बना रहे हैं, तो क्या आने वाले वक्त में इस देश के भीतर में जो भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है वो सब कुछ इस राजनीतिक सत्ता की भावनाओं को ही देखेगा? वह भावना जो धर्म की नगरी से होकर निकले, वह भावना जो भारत को सांस्कृतिक तौर पर हिंदुत्व के आश्रय कल्चरली डेवलप बताने की दिशा में जाए, तो क्या वाकई पूरी की पूरी डेवलपमेंट की जो पूरी सोच है इकोनॉमी के आश्रय जो चलती है उसका कोई महत्व नहीं है? कोई महत्व नहीं है, क्योंकि 2024 हमें चुनाव जीतना है। और शायद इसीलिए जब हम इस बात का जिक्र कर रहे हैं, जो इस बरस सरकार का डाटा आया जिसमें 97,000 करोड़ जो अलग अलग मंत्रालयों में उन्होंने निजीकरण किया, उसमें भी 6 राज्यों ने गुहार लगाई थी कि यह हम ले लेते हैं, चाहे वो कोल माइनिंग हो, रोड हो, पावर सेक्टर हो, पोर्ट एंड शिपिंग हो, वेयर हाउसिंग हो, रेलवे हो, अर्बन डेवलपमेंट की बात हो। सरकार ने कहा जी नहीं, और अब सरकार उस दिशा में बढ़ रही है जहां पर उसका टारगेट जो मोनेटाइजेशन के जरिए या जो उसने नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन बनाई है 6 लाख करोड़ की, उसमें भी अब राज्यों की कोई भागीदारी नहीं होगी। यानी ध्यान दीजिए, राज्यों को आर्थिक तौर पर खुद को बरकरार रखना है। राज्यों के ऊपर कर्ज लगातार बढ़ते चला जा रहा है और राज्य अपने पैसे को दूसरे राज्य में ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यानी अगर विपक्ष के पॉलिटिकल पार्टीज या छत्रप, चाहे बंगाल है, चाहे तमिलनाडु है, चाहे केरल है, चाहे उड़ीसा है, अगर या फिर झारखंड है या फिर महाराष्ट्र, अगर ये लोग सोचें कि हम पैरेलल में एक अपनी इकोनॉमी की एक पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट कर लें, वो नहीं कर सकते हैं। इन राज्यों की अपनी इकोनॉमी केंद्र पर निर्भर हो जाए, चूंकि जीएसटी कलेक्शन केंद्र के पास है। राज्यों के पास कलेक्शन के तौर पर पेट्रोल डीजल का वैट होगा या शराब बेचने से कमाई जाने वाली रेवेन्यू होगी। इसके अलावे उनके पास कोई स्थिति बच नहीं पा रही है, क्योंकि इकोनॉमी डामाडोल है। और यहीं से वो बात शुरू होती है, तब लोगों को किस दिशा में ले जाया जाए और कैसे ले जाया जाए। खास तौर से तब जब सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, ध्यान दीजिए, वो धर्म की चादर ओढ़ना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि देखिए आप हमको हिंदू विरोधी मत मानिए, हम भी हिंदू के साथ जुड़े हैं और हम भी इस देश की उस जमीन और जड़ से जुड़े हुए हैं जिसका गुणगान आप लगातार करते रहते हैं। ये अलग मसला है कि देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल है, भूल जाइए उसको थोड़ी देर के लिए, चलिए उसको भूल जाते हैं। तो नई परिस्थितियों में अब कॉमन सिविल कोड भी आने वाला है, जिसका जिक्र देश के गृह मंत्री ने कर ही दिया। उनका कहना है वो मुद्दा 370 ले आए, राम मंदिर ले आए, ट्रिपल तलाक हो गया, सीएए का जिक्र हो गया, तो अब तैयार रहिए कॉमन सिविल कोड के लिए। यानी धर्म के आश्रय जो
समुदाय, समाज और परिवार के भीतर जो निर्णय लिए जाते हैं, अब उसकी जरूरत नहीं कॉमन सिविल कोड के आश्रय, यानी चाहे अनचाहे इस पर बहस की शुरुआत इस देश में हो जानी चाहिए। और कॉमन सिविल कोड का जो पायलट प्रोजेक्ट है वह लागू होगा उत्तराखंड से, यानी हम लागू करेंगे, यानी हम उन भावनाओं को अपने साथ जोड़ने का प्रयास करेंगे जो लोगों को कल्चरली इस देश की मिट्टी से जोड़े रखता है। तो क्या फर्क पड़ता है? यानी अगर आप यह सोच रहे हैं कि कोई राजनीतिक दल खड़ा हो जाए इस देश के भीतर में और कहे कि अर्थव्यवस्था की नाजुक परिस्थिति में इस देश का बंटाधार आपने कर दिया और इस देश का वोटर हमें वोट दे दे, तो नहीं। परख लिया गया, सर्वे कर लिया गया, आरएसएस के स्वयंसेवक गली गली घूमकर सारी चीज कलेक्ट करे आए और उन्होंने बोला कि इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता है कि आप इस देश में छोटी छोटी आग जो है अलग अलग तरीके से, वो अजान के नाम पर हो सकती है, लाउड स्पीकर के नाम पर हो सकती है, हनुमान चालीसा के नाम पर हो सकती है, बुलडोजर के नाम पर, इन चीज़ों को करते रहिए। और अर्थव्यवस्था संभालने की परिस्थिति में देखा जाएगा वह इंस्टीट्यूशन, जो इंस्टीट्यूशंस ड्राइव होते हैं इंटरनेशनली, चाहे वो आईएमएफ हो, चाहे वर्ल्ड बैंक हो, या विकसित देश हो, या दुनिया के बड़े बड़े बैंकों के जरिए, यानी भारत को चलाने के लिए वह विदेशी पावर चलेंगे जो चाहते हैं कि भारत में हर दरवाजा खोल दिया जाए इन्वेस्टमेंट का, जो चाहते हैं कि भारत से मैक्सिमम मुनाफा कमाया जाए, वो सारे दरवाजे खोल दिए जाएं। तो सारे दरवाजे खोले जा रहे हैं और इसी कड़ी में नीति आयोग के वाइस चेयरमैन राजीव कुमार को भी हटा दिया गया। उनकी जगह अब जिनको लाया गया है सुमन बेरी साहब, ये वर्ल्ड बैंक में काम कर चुके हैं, यह मनमोहन सिंह के साथ भी रहे हुए हैं और मनमोहन सिंह की जो इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल थी उसमें भी रहे हुए हैं। ये नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लीकेशन इकोनॉमिक रिसर्चर, जो NCAER कहते हैं, उसके फॉर्मर डायरेक्टर जनरल रह चुके हैं। किस काल में? अटल बिहारी वाजपेयी 2001 से लेकर मनमोहन सिंह 2011 तक। तो इकोनॉमिक एस्पेक्ट में जो नरेंद्र मोदी लगातार सोचते रहे कि हम अपनी सोच के हिसाब से अर्थव्यवस्था को ड्राइव करेंगे, वह चीजें डाइल्यूट होती चली गई और देश की स्थिति नाजुक हो गई। आपको जानकर हैरत होगी कि दुनिया में किसी भी कॉरपोरेट का नेटवर्क उस तेजी से नहीं बढ़ा है जिस तेजी के साथ अडानी इसका बढ़ा है। आप कल्पना कर सकते हैं 2 साल के भीतर में $100 अरब किसी का नेटवर्थ बढ़ जाए, सिर्फ 2 साल में। 2020 के बाद से 21-22 भी अभी चल ही रहा है, इन 2 बरस के भीतर में $100 अरब बढ़ जाए, ये कमाल सिर्फ एक ही शख्स के साथ हो सकता है जो सरकार का सबसे प्रेमी हो, सरकार का सबसे प्रिय हो। तो वह हो गया, यानी भारत की इकोनॉमी डेवलप हो जाए, ये नहीं हो पाया, तो हम अब नहीं चला पाएंगे और हम किसी को चलाने भी नहीं देंगे। जो राज्यों के दरवाजे बंद कर दिए गए, तो अब इनको लाया गया है सुमन बेरी साहब को, राजीव कुमार। सामान्य तौर पर नियम यह कहता है कि नीति आयोग जो पहले प्लानिंग कमीशन था, उसके जो वाइस चेयरमैन होते हैं वो 5 साल तक रहते ही हैं, सबके बाद वो निकलते हैं। याद कीजिए तो पहले अरविंद पनगड़िया साहब आए थे, फिर वो बोले कोलंबिया यूनिवर्सिटी में हमको पढ़ाना है तो हमारा वहाँ पर पूरा करना, तो हम यहाँ पर छोड़ के जा रहे हैं, तो राजीव कुमार जी को बना दिया गया। अब राजीव कुमार को हटा दिया गया एक झटके में, वो 30 तारीख को अब हट जाएंगे और एक झटके में कल ही निर्णय लिया गया और निर्णय लेने के बाद कहा गया सुमन बेरी आ रहे हैं, जो कि आरबीआई की नीतियों को सख्त बनाकर इस देश में महंगाई दर कम करने के दृष्टिकोण से मनमोहन काल में जाने जाते थे। तो अब इकोनॉमी उधर छोड़ दिए, अब वो ब्यूरोक्रेट समझे, अर्थशास्त्री समझे, हम नहीं समझेंगे, हम बीच बीच में ध्यान दे देंगे। लेकिन जो भी गवर्नेंस के तौर पर अंदर हो रहा होगा वो पब्लिक डोमेन में नहीं आना चाहिए। ध्यान दीजिए तो जब सीएजी विनोद राय हुआ करते थे तो पब्लिक डोमेन में कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा सामने आ जाता था, पार्लियामेंट में शोर मचने लगता था, खासतौर से कोयला घोटाला और खासतौर से 2G का स्कैम। इन दोनों में किसी को जेल हुई नहीं हुई और वो परसेप्शन के आधार पे कैसे डेवलप किया गया, पॉलिटिकल इशू कैसे बनाया गया, इसको बीजेपी बाखूबी जानती है। लेकिन बीजेपी ने सत्ता में आने के बाद वह रास्ता भी बंद कर दिया और नौकरशाहों को चिता दिया। किसी ने भी अगर पब्लिक डोमेन में कोई बात कही तो समझ लीजिए अगले दिन तुम्हारा पत्ता साफ। यानी ध्यान दीजिए, हर उस रास्ते को सरकार ने बंद किया जिसके जरिए उसकी अपनी कमजोरियों का उभार जनता तक पहुंच पाना, और इसमें बाखूबी काम मीडिया ने भी अपने तौर पर कर दिया, जो इन दिशा में कोई रिपोर्टिंग ही नहीं हुई, बंद कर दी गई रिपोर्टिंग एक झटके में। और इस झटके के बाद की परिस्थिति में जो तमाम इंस्टीट्यूशंस थे, उन इंस्टीट्यूशंस में चाहे वो CII हो,
चाहे फिक्की हो या कोई भी जो वित्तीय संस्थानों से जुड़े हुए इस परिस्थिति पे काम करता है, उन्होंने भी आंखें बंद करने की शुरुआत कर दी। अगला सवाल था कि दूसरी जगहों से कोई आवाज नहीं आए, तो जैसे इंजीनियरिंग इंडिया लिमिटेड है, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL, जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल सभेल जो है, चाहे नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड है, चाहे स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन है, चाहे एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन लिमिटेड है, चाहे नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है। आप तमाम जगहों पे चलते चले जाइएगा तो इस देश के लगभग जो 83 ऐसे इंस्टीट्यूशंस जो कुछ हद तक प्रॉफिट दे रहे हैं, वहां पर के बोर्ड में जो डायरेक्टर्स के तौर पर नियुक्ति हुई वो पॉलिटिकल नियुक्ति हुई, जिससे किसी भी बात को बाहर जाने नहीं देना है। और जिन बातों को उभारना है या जाना है वो प्रधानमंत्री खुद तय कर लेंगे अपने भाषणों के जरिए, क्योंकि इस देश में प्रधानमंत्री के भाषणों में, जैसे 2 दिन पहले ही वो जो आने वाले IAS और IPS हैं उनसे जब संवाद कर रहे थे तो पुराने अंग्रेजों के ज़माने के कानूनों को बता रहे थे, इन कानूनों को ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, और उन्होंने 3000 से ज़्यादा कानूनों को ख़त्म कर दिया है, और भी कानून ख़त्म होंगे। यानी सारी परिस्थिति इस देश में राजनीतिक सत्ता के हाथ में आ जाए और उसके द्वारा उठाए गए मुद्दे, जो छोटे छोटे जमीनी मुद्दे होंगे, जिले स्तर के मुद्दे होंगे, राज्य स्तर के मुद्दे होंगे, आपको भोजन नहीं मिल पा रहा है तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट राशन मिल जाए, यह मुद्दे होंगे, आप पकौड़े की दुकान खोल लें। यह व्यक्ति कह रहा है जो देश में संविधान की शपथ लेकर प्रथम व्यक्ति के तौर पर जिसको चुना गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वह इकोनॉमी पर कोई जिक्र नहीं करेंगे। यानी जो पॉलिटिकल कॉरिडोर 2024 का बन रहा है उसमें इकोनॉमिक पाइपलाइन को कट कर दिया गया। और अब धर्म पे जब आइए, धर्म की चादर जब आप ओढ़ना शुरू करेंगे तो इस देश के भीतर में सरकार ये मानकर चल रही है कि तकरीबन 101 ऐसे मंदिर हैं जिनके आश्रय भारत की राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है। और ये 101 मंदिर इस देश के 18 राज्यों में है। उन 18 राज्यों की जो लोकसभा की सीट है उसकी संख्या लगभग 400 है, वो उसके दायरे में और प्रभावित हो जाएंगे। यानी कांग्रेस अपने तौर पर चाहे सोच रही हो कि 357 367 सीट पर केंद्रित करना है, यहां बहुत साफ है कि वो कौन से इशू होंगे, उन इशू के आश्रय किस लोकसभा क्षेत्र को और किन राज्यों की राजनीति को प्रभावित किया जा सकता है, उसमें वहां के कौन से ऐसे धार्मिक स्थल होंगे जिनके जरिए लोगों को जोड़ा जा सकेगा। और पुनरुद्धार उन मंदिरों का नहीं हुआ, उस दिशा में देखना होगा, उसको नए तरीके से बनाना होगा जिस पे बहुत खर्चा आता नहीं है। इकोनॉमी कितनी भी डामाडोल हो, मंदिरों पर खर्च करने वाले, दान देने वाले लोग तो भारत में बहुत हैं और सबको हम लोग कलेक्ट करते चले जाएंगे। यानी पहली बार RSS के जो सेवक हैं उनकी कोई अपनी थ्योरी नहीं है जहां पर वो अलग अलग मंचों पर काम करते नजर आए। कोई स्वदेशी पर काम करते नजर आए, कोई किसान संघ के साथ नजर आए, कोई आदिवासी कल्याण में नजर आए, कोई शिशु मंदिर में काम करता, बिल्कुल जरूरत नहीं है अब इसकी। ना कोई विश्व हिंदू परिषद में अलग तरीके से कोई एजेंडा उठा ले, बिल्कुल नहीं। राष्ट्रीय तौर पर पॉलिटिकल पार्टी राजनीतिक सत्ता के आश्रय, गवर्नेंस के आश्रय, पॉलिसी के आश्रय इस देश के 101 धार्मिक स्थलों को 2024 तक नए तरीके से खड़ा करेगी। और वो खड़ा करने की परिस्थिति में उन जगहों पर जैसे महाकाल उज्जैन में प्रवासी सम्मेलन रखा जाएगा, प्रवासी भारतीयों का सम्मेलन, कॉरिडोर बन जाएगा। तो आने वाले वक्त में आपको 2024 तक ऐसे 101 स्थल निर्धारित किए जा रहे हैं। उसके इर्द गिर्द जो ताना बाना बुना जाएगा, जो एक धर्म के आश्रय सबको साथ लेने का जिक्र होता है, उसमें प्रसाद पहुंचाने से लेकर चंदा लाने तक का, और उन इलाकों की ज़मीनों की कीमत जैसे अयोध्या में बढ़ गई उसको लेकर कोई घपला घोटाला ना हो, इस दिशा में देखा जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिए तो वह पूरी की पूरी डेवलपमेंट की सोच, इमोशनल सोच और जो आपकी कल्चरल एस्पेक्ट है, इन तीनों को जब आप मिला देंगे तो एक नई पॉलिटिकल पार्टी का उदय आपको नजर आएगा, जो कि 2024 तक इन्हीं इशू के आश्रय चीजों को ले जाएगा। इसके ठीक समानांतर जो एजुकेशन की व्यवस्था होगी, उन मंदिरों के आश्रय वहां पर जो प्रभाव रहा हुआ है उसकी पढ़ाई भी छात्रों को सिलेबस के जरिए पढ़ाई जाएगी। यानी कोई अलग से अब आपको शिशु मंदिर खोलने की जरूरत नहीं है, हम तो चीज़ों को कन्वर्ट कर देंगे उसी दिशा में। यानी RSS को अपना विस्तार चाहिए, वो विस्तार मिलेगा। RSS अपनी विचारधारा का विस्तार चाहती है, वह भी मिल जाएगा। RSS विचारधारा के लिए एक राजनीतिक जमीन के भीतर में अपनी सांस्कृतिक जमीन को स्थापित करना चाहती है, वह भी मिल जाएगा। और जब ये पॉलिसीगत तरीके से
इस देश का एक सिस्टम का हिस्सा बन जाएगा, तो फिर आप बेरोजगारी का जिक्र कहां करेंगे, किसानों की मुफलिसी का जिक्र कहां करेंगे, मजदूरों का जिक्र कहां करेंगे। आप भूल जाइए इन बातों को, और जो पॉलिटिकल पार्टी इन बातों का जिक्र करेगी वह हाशिए पर होगी, उसको तो वोट मिलेंगे ही नहीं, और वो इसी में खोई रह जाएगी कि वो मुस्लिमों के साथ खड़ी हो और मुस्लिम शब्द भी बोले या ना बोले, और हिंदू शब्द बोले तो कहां तक बोले, या शंख बजाए तो कहां तक बजाए। एक ऐसी परिस्थिति में जब हमारा पूरा पॉलिटिकल कॉरिडोर तो अगले 2 साल के लिए तैयार हो चला है, तो ऐसे में आने वाले वक्त और इस मौजूदा वक्त में जो वो पीढ़ी जो जमा हो रही है, उसको कौन सी ट्रेनिंग, कैसी ट्रेनिंग मिलने वाली है, अब ये बताने की जरूरत होनी नहीं चाहिए। सवाल सिर्फ इतना ही है कि इस देश के भीतर में लगातार इस बात का प्रचार प्रसार भी होगा कि देयर इज नो अल्टरनेटिव, जो टीना फैक्टर कहते हैं वो नहीं है। गवर्नेंस के तौर तरीके में कोई भी मंत्री, कोई भी डिपार्टमेंट अपने तौर पर किसी भी बात का जिक्र पब्लिक डोमेन में नहीं कर सकता है। उसके लिए एक अलग से गवर्नेंस बॉडी बनी हुई है, जो जाहिर जिसको पीएमओ के तौर पर मान लीजिए, अगर आप जानना चाहते हैं तो बोल दीजिए कि भाई उस रूप में वह चीज़ों को तय करेगा, सेलेक्ट करेगा, उसी तरीके से चीज़ें डिफाइन की जाएगी। पार्लियामेंट तक में जो क्वेश्चंस उठाए जाएंगे और क्वेश्चनों के जो जवाब होंगे, उन जवाब की रूपरेखा भी पूरे तरीके से उसी एस्पेक्ट में तैयार की जाएगी जो 2024 की दिशा में जाती हुई हो। यानी राजनीतिक तौर पर एक ऐसा पॉलिटिकल कॉरिडोर जिसमें अर्थव्यवस्था की पाइपलाइन कट चुकी है, धर्म, आस्था, भावना और हिंदू मुस्लिम को लेकर उठते सवाल उसमें खूब जगह मिलेगी, और इसके जरिए एक नई राजनीतिक जमीन 2024 की दिशा में लाकर खड़ा कर देगी, क्योंकि 2024 से जश्न शुरू हो जाएगा 100 बरस आरएसएस के। यह है पूरी स्टाइल शीट। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।